कैलाश पर्वत है वो दुनिया के केंद्र में स्थित है। कि ये जो स्पेस टाइम एक शब्द इस्तेमाल होता है कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों को लेकर, वो क्या थ्योरी है? कई सारे लोगों का ये तर्क भी होता है, वो तर्क देते हैं कि कैलाश पर्वत भीतर से खोखला है। शांग्रीला कैलाश पर्वत से कैसे कनेक्ट करती? चमकती सी रोशनी का अनुभव उन्होंने किया, उन्होंने देखा, जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये नेचुरल था। जैसे हम जब भी कैलाश पर्वत की फोटो देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, तो उसमें उसके शीर्ष पर कुछ चमकदार ऐसा कुछ नजर आता है। कहा जाता है कि वो सूर्य का तेज है, चमक है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। हिमालय का हिस्सा है कैलाश पर्वत, जिसे मेरू पर्वत भी कहते हैं। हिंदू धर्म में भी इसका पौराणिक महत्व है और बौद्ध धर्म में भी इसका पौराणिक महत्व है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे रहस्य भी जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ पाना, उसकी चढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, ये कह सकते हैं। कैलाश पर्वत अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है, जिसका जवाब अभी भी बहुत सारे शोध का विषय है, चिंता का भी विषय है और चर्चा का भी विषय है। इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार जी हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत। वरुण जी की रुचि इस तरीके के विषयों में बहुत ज्यादा होती है, गहन उनका चिंतन है, वो पढ़ते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए जानकारी से भरा ये पॉडकास्ट लेकर आते हैं और बताते हैं कि कैसे कैलाश पर्वत पर लोगों के पर्वतारोही जो है वो कैसे नहीं पहुंच पाते हैं, उसके क्या रहस्य हैं और क्या है उसके पीछे की कहानी। वरुण जी, सबसे पहले तो शुरुआत इसी सवाल से करती हूं मैं कि इतने सारे पर्वत हैं जहां पर माउंट एवरेस्ट है या जो भी हिमालय की जो निचली सतहों पर जो पर्वत है वहां तक सब पहुंच जाते हैं, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई क्यों असंभव है? देखिए, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको एवरेस्ट कहते हैं। तमाम लोग वहां चढ़ चुके, करीब 7,000 लोग अभी तक एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। इसके अलावा जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, चाहे आप देखें कि वो अफ्रीका के पहाड़ हों, वो अमेरिका के पहाड़ हों, वो यूरोप के पहाड़ हों, वो ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ हों, आसानी से पर्वतारोही वहाँ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो कोई पर्वतारोही अब तक उस पर चढ़ाई करने में कामयाब नहीं हो सका। कई थ्योरीज हैं इसको लेकर। एक थ्योरी ये भी कहती है कि कैलाश पर्वत की चूंकि बनावट ऐसी है कि बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, इस वजह से कोई नहीं चढ़ पाता। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर जो वक्त है वो एक बहुत अजीब तरीके से चलता है, इस वजह से कोई वहां नहीं चढ़ पाता। कुछ पर्वतारोहियों का तो ये भी कहना है कि वो एक बार शिखर तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई। लेकिन जब उनकी आंखें दोबारा खुली तो उन्होंने पाया कि वो वहीं पर हैं जहां से उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी। अब ऐसा कैसे हुआ? तो रहस्य बहुत सारे हैं। मैंने तमाम इसके ऊपर आर्टिकल पढ़े। पिछले दिनों जितने तरीके के शोध हुए, जितने तरीके की चीज़ों इंटरनेट पर छपी, मैंने पढ़ा यहाँ पर आने से पहले, इस पॉडकास्ट को शूट करने से पहले। हमें यही पता चलता है कि कोई भी वहाँ नहीं जा पाया, कोई वहाँ नहीं जा सका। कुछ लोग ये महसूस ज़रूर करते हैं कि वहाँ ऐसा कुछ है, कोई अलौकिक शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है, कोई मानव रहित, मानव को बनाने वाली शायद कोई ऐसी शक्ति है जो वहां वास करती है और जिसकी वजह से लोग वहां तक नहीं जा सकते। शायद वो शक्ति खुद ही नहीं चाहती कि आप मुझ तक पहुंचो। तो ये भी एक थ्योरी है। अब बहुत से लोग इस पे कहेंगे कि आप शिव का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो हाँ, अभी क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की उसमें रशिया के पर्वतारोही थे, उसमें अमेरिका के पर्वतारोही थे। वो बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म में नहीं मानते। उनका जो शब्दशः बयान थे वो यही थे कि मैंने वहाँ किसी दिव्य चीज़ को महसूस किया, मैंने वहाँ कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं लिया, तो मैं इसलिए नाम मैंने भी नहीं लिया। हालांकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो कथाएं हैं, उसके अनुसार शिवजी का घर वो कैलाश पर्वत माना जाता है। हम सब जो हिंदू हैं वो इसे ही मानते हैं। शायद इसलिए आप अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वहां पे रशियन पर्वतारोही या विदेशी जो थे वो भी बहुत सारे पहुंचे थे। जो भारत के पर्वतारोही जो वहां पर गए भी बहुत ऊंचाई तक जा पाने में वो कामयाब नहीं रहे। वहां पर जो बर्फ
जिस तरह की है, वहां पर पहाड़ जिस तरीके का है, जो एक बहुत अभेद चट्टान है, जहां पर वो अपने जो औजार जिनके जरिए वो ऊपर चढ़ते हैं उनको गड़ा नहीं पाते, उनको वहां पर बर्फ नहीं मिलती जिसमें वो औजार धंस जाएं और वो आगे ऊपर चढ़ पाएं। ऐसी भी कई थ्योरीज सामने अक्सर आती हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से वरुण जी भी कह रहे हैं कि वो एक दिव्य शक्ति है जो भी पर्वतारोही वहां गया उसने महसूस किया। एक थ्योरी और होती है वरुण जी कि जो कैलाश पर्वत है वो दुनिया के केंद्र में स्थित है। ये थ्योरी क्या कहती है और कैसे इसके पीछे लोग कहानियां या जो भी इसके पीछे के तर्क होते हैं वो देते हैं? देखिए, ये तो बहुत मतलब स्पष्ट है। एक तो कैलाश पर्वत की बनावट, दूसरा नॉर्थ पोल से जो उसकी दूरी है वो 6,666 किलोमीटर है। वहीं 6,666 किलोमीटर को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो करीब करीब 13,000 किलोमीटर का जो एक आंकड़ा है वो हमारे सामने आता है। साउथ पोल से जो दूरी है कैलाश पर्वत की वो तकरीबन उतनी है। तो कैलाश पर्वत को बहुत लंबे वक्त से, अभी से नहीं, बहुत लंबे वक्त से धरती का सेंटर माना जाता है। और न केवल हिंदू धर्म में माना जाता है बल्कि जैन धर्म में माना जाता है, बौद्ध धर्म में माना जाता है। इसके अलावा जो तिब्बत के मूल निवासी हैं वो भी उसी तरीके का हमेशा से मानते रहे हैं। चीन के बहुत तमाम लोग हैं जो इस चीज को बहुत गहराई से मानते हैं। जब जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ा तो कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी कहा जाने लगा, यानी धरती का सेंटर कहा जाने लगा। उसके पीछे भी कई थ्योरीज हैं। उसके पीछे ऐसा माना जाता है कि कैलाश जब बनाया गया उसको ऐसा कहा ही नहीं जाता कि वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, कहा जाता है बनाया गया। उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि इसकी चारों तरफ से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं। इसके जो 4 अलग अलग जो गेट हैं या 4 तरफ के जो पहाड़ हैं वो, उसमें से एक स्फटिक का पहाड़ है, एक सोने का पहाड़ है, एक चांदी का पहाड़ है। उस तरीके की कई थ्योरीज आती हैं सामने, बार बार आती हैं। आप ये मानिए कि कैलाश को हम जितना भौतिक रूप में देखते हैं, कैलाश का उतना ही महत्व आध्यात्मिक रूप में भी है। और जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तब हम ये पाते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र इसलिए भी है क्योंकि जब हम वहां पहुंचते हैं तब हम खुद ईश्वर से जुड़ाव को महसूस करते हैं, उस सत्ता से जुड़ाव को महसूस करते हैं जो पारलौकिक है। तो इसलिए भी कैलाश को धरती का केंद्र माना जाता है। अच्छा, शुरुआत में आप कह रहे थे टाइम मैनेजमेंट का कुछ वहां पर होता है जो कि जो पर्वतारोही पहुंचते हैं वो इस तरीके की चीजें महसूस करते हैं। मैं समझना चाहूंगी कि ये जो स्पेस टाइम एक शब्द इस्तेमाल होता है कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों को लेकर, वो क्या थ्योरी है? देखिए, जब हम वक्त की बात करते हैं, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी दुनिया है, जो रियलिटी है, वास्तविकता है, ये स्पेस टाइम के ताने बाने से मिलकर बनी हुई है। हम और आप जो बने हुए हैं वो इसी स्पेस टाइम के बने हुए हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है वो इसी स्पेस टाइम का बना हुआ है। जब हम कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहां वक्त कुछ अलग तरीके से चलता है। लोगों ने बताया कि वो वहां 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, लेकिन उनके नाखून, उनके बाल इतने ज्यादा तेजी से बढ़े कि मानो वो बूढ़े हो रहे हों। लोगों की त्वचा पर उसका असर देखा गया, लोगों की याददाश्त पर उसका असर देखा गया। तो लोगों ने, जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो इन तरह की चीजों में मानते हैं, समझते हैं, उन्होंने ये माना कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मानव की समझ के परे है, यहाँ कुछ ऐसा है जो स्पेस टाइम के परे है, यहाँ जो सामान्य ताना बाना है यहाँ कुछ उससे अतिरिक्त है, कुछ उससे अलग है। अब जब इसको हम कहें कि पारलौकिक है, जैसा हम शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि कोई दिव्य शक्ति है, तो अगर हम उस तरफ से देखें तो इसको हम मान सकते हैं। अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तब भी धरती के कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह की चीजें होती हैं, जहां जो चुंबकीय क्षेत्र है धरती का वो अलग तरीके से काम करता है। एक नॉर्वे में एक फिनोमिना होता है जिसको हम एरोरा बोलते हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गुलाबी या हरे रंग की लाइटें चमकती हैं आसमान में और हम अपनी नंगी आंखों से उसको देख पाते हैं। बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए इस तरह की जगहों पर जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ कैलाश के आसपास पहुंचते हैं तब हम कुछ देखते नहीं है पर हम कुछ महसूस करते हैं। तो ये वही चीज है, ये वही बात जी। बिल्कुल।
कैलाश पर्वत के स्ट्रक्चर को लेकर, उसकी भौगोलिक स्थिति को लेकर भी बहुत सारी चर्चा होती है। कई सारे लोगों का ये तर्क भी होता है, वो तर्क देते हैं कि कैलाश पर्वत भीतर से खोखला है। कई सारे लोग कहते हैं वो पिरामिड शेप का है, या हम भी जो देख पाते हैं वो हमें पर्वत जैसा ही नजर आता है। इसके पीछे क्या कहानी है, और जो जानकार हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये ना एक बहुत बहुत लंबे वक्त से इंटरनेट पर छाई हुई थ्योरी है। हम सही और गलत में नहीं जाएंगे, हम जरूर ये बताएंगे दर्शकों को कि थ्योरी क्या है। थ्योरी ये कहती है कि कैलाश पर्वत प्रकृति के द्वारा निर्मित पर्वत नहीं है। थ्योरी ये कहती है कि ये एक पिरामिड है। जिस तरह पिरामिड की 4 दीवारें होती हैं, ये उसी तरीके से 4 दीवारों में बटा हुआ एक पर्वत है। आप इसको जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सामान्य पर्वत जैसा नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ कुछ तो अलग है, किसी ने गढ़ा है, कुछ बनाया है। बहुत से थ्योरिस्ट ये कहते हैं, खासतौर पर विदेशी पश्चिमी थ्योरी जो मानने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं कि एलियंस ने इस पहाड़ को बना दिया। और आप देखें तो जो पिरामिड हैं वो हमें कई जगह मिलते हैं। अमेरिका में देखें तो हमें पेरू में पिरामिड मिलते हैं। जब हम मिस्र की तरफ जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, तब हमें मिस्र में पिरामिड मिलते हैं। जब हम कंबोडिया से जुड़े इलाकों में जाते हैं, हम अफ्रीका, ये एशिया के कुछ खास हिस्सों में पहुंचते हैं, तो हमें वहां पे पिरामिड मिलते हैं। तो पुरानी सभ्यताओं का पिरामिड के साथ में एक खास कनेक्शन है। और जब जो थ्योरिस्ट हैं, जब वो उन कनेक्शंस को जोड़ते हैं, तब वो कैलाश को भी इसके साथ ही गिन लेते हैं, क्योंकि उसका शेप वैसा क्योंकि उसका शेप वैसा आंखों से दिखाई देता है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो पहाड़ को आर पार देख पाए। सोनार रेज के माध्यम से जब भी देखा गया, कोई कुछ हासिल नहीं हुआ। जबकि उसी थ्योरी से जब दूसरे पर्वत देखे गए तो वहां से हमें जरूर कुछ ना कुछ हासिल हुआ, कुछ दबे हुए हमें पिरामिड मिले। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाकई में इसीलिए कैलाश पर्वत को रहस्यों वाला पर्वत कहा जाता है, मेरू पर्वत को रहस्य वाला पर्वत कहा जाता है। शांग्रिला एक शब्द जो कि इंटरनेट पर जब भी आप कैलाश पर्वत की बात करें या इस तरीके के रहस्यों की बात करें तो आता है। क्या है वो कहानी, और शांग्रिला कैलाश पर्वत से कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, जब हम शांग्रिला की बात करते हैं तब हम ज्ञानगंज की भी बात करते हैं। तब हम ये मानते हैं कि एक ऐसी विलक्षण कुछ लोग हैं जो अजर अमर टाइप के लोग हैं। उनके पास कुछ दिव्य ज्ञान है, उनके पास में कुछ ऐसा स्रोत है जिसके जरिए न केवल उनका ज्ञान बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा है, बल्कि उनकी जो एजिंग फैक्टर है वो भी अलग तरीके से काम करता है। शायद एक कहते हैं फाउंटेन ऑफ यूथ, एक बहुत अक्सर सुना जाता है, तमाम इस पे फिल्में बनी हैं। तो माना जाता है कि शांग्रिला एक उसी तरीके का मिस्टिकल प्लेस है, एक अजीब जगह है। अब थ्योरीज हैं ऐसी कि हिमालय में कहीं शांग्रिला है। अब उसके अंदर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अजर अमर हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास दिव्य ज्ञान है। अब वो क्या कैलाश के भीतर हैं? अगर भीतर हैं तो क्या वो बाहर नहीं आते? बाहर आते हैं तो किसी को पता क्यों नहीं चला आज तक? चाइना, एक थ्योरी ये भी है कि चाइना को ये बात पता थी कि कहीं है, मगर वो हिमालय उसने पूरा खंगाल दिया। आजकल कुनलुन की पहाड़ियों में भी चाइना, इस तरीके की चाइनीज आर्मी ने खोज की। और ये जैसे ही आप इंटरनेट पर लिखेंगे कुनलुन माउंटेन्स या आप शांग्रिला लिखेंगे तो आपको वो दिखा देगा कि चाइनीज आर्मी ने इसकी कितनी तलाश की है। जब हम इसको जोड़ते हैं कैलाश से, बहुत सारे लोग जोड़ते हैं, मानते हैं कि कैलाश भीतर से खोखला है और यहाँ इस तरीके के लोग रहते हैं, मगर इसका कोई सबूत अभी तक हमारे सामने नहीं है, किसी के सामने नहीं आया है। और कैलाश पर्वत जो कि रहस्यों वाला पर्वत है, जो कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं और एक एक परतें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वरुण जी के माध्यम से इस पॉडकास्ट में आपको, क्योंकि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो इंटरनेट पर सर्च किया जाने वाला सबसे पॉपुलर जो शब्द होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द है। इसलिए हम शायद आपके लिए ये पॉडकास्ट लेकर भी आए हैं। ताल को लेकर चर्चा होती है, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर 2 तरह की ताल हैं। उसे लेकर क्या थ्योरी है, और दूसरी चीज जो जानकार हैं जो इस पर शोध कर रहे हैं वो क्या इसे सही मानते हैं? देखिए, 2 ताल हैं वहां, एक मानसरोवर ताल है और एक राक्षस ताल है। इसको थोड़ा सा मैं साइंस के हिसाब से भी बता देता हूं। ऐसा कहते हैं कि पहले इस पूरे इलाके में एक टेथिस सागर के नाम से एक समुद्र था। जब जो भारत वाला जो पूरा पोर्शन है, जब वो
अफ्रीका की तरफ से हटा, अलग हुआ और यहाँ दो महाद्वीप आपस में टकराए, तब वलय पड़े और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब उसी वक्त पर कुछ ऐसी संरचनाएं रह गई बची हुई जो अभी भी हमें बताती हैं कि यहाँ किसी जमाने में समुद्र था। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं जहां पर अभी भी मछलियों के अवशेष मिल जाते हैं या समुद्री प्राणियों के अवशेष मिल जाते हैं, जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि यहाँ किसी जमाने में समुद्र था। अब जब हम राक्षस ताल को देखते हैं तो राक्षस ताल का जो पानी है वो खारा है और बिल्कुल उसी तरीके का खारा पानी है जिस तरह का खारा पानी समुद्र में अक्सर होता है। वहां उसी तरीके का शांत पानी है जैसा हम अक्सर देखते हैं कि बहुत जैसे मृत सागर का पानी जो है बहुत शांत पानी है। लेकिन जब हम देखते हैं मानसरोवर झील को तो मानसरोवर बिल्कुल अलग तरीके का ताल है, वहां पर जीवंतता महसूस होती है। वहां पर लगता है कि यहाँ वाकई नहाने से या इसके पानी को ग्रहण करने से आपके शायद दुख दर्द दूर हो जाते होंगे। तो जो भी हिंदू धर्म के लोग जाते हैं वहां तो उनके लिए मानसरोवर यात्रा एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा है। मानसरोवर आप शब्द को देखें तो वो एक मन सरोवर टाइप का भी एक शब्द है कि ये उस तरह का समुद्र है, उस तरह का सरोवर है जिस प्रकार इंसान अपने हृदय में, अपने मन में डुबकी लगाए और खुद को खोजे। उसी तरीके से इंसान जब इस यात्रा पर जाता है और मानसरोवर तक वो पहुंचता है तो वो खुद को खोजने की यात्रा में होता है, शिव को खोजने की यात्रा में होता है। वो एक अपने आप में दिव्य और भव्य एहसास होता है, मुझे लगता है। और ये जो दोनों तरीके के ताल हैं और यहाँ इन दोनों के बीच में करीब 2-2.5 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन इनकी नेचर में जो बहुत बड़ा फर्क है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा सोचने का विषय है, चौंकाने वाला है। और अभी तक भी इसको लेके कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमने देखा कि रूपकुंड का रहस्य है, जिस तरीके से हम नंदा देवी के रहस्यों के बारे में बात करते हैं, ये भी उसी तरीके का हिमालय का रहस्य है जिसका पता अब तक तो नहीं चल एक सका। हिस्सा बहुत चंचल और एक हिस्सा बहुत शांत है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो उससे पहले जब मैंने कैलाश पर्वत के लिए देखा तो वहां पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कैसे चमकती सी रोशनी का अनुभव उन्होंने किया, उन्होंने देखा, जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये नेचुरल था, कि कोई इस तरीके का आर्टिफिशियल वहां कुछ नहीं नजर आया, किसी ने नहीं किया। क्या इस तरीके की रोशनियों की बातें जो कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जब हम इस तरीके की फिल्में देखते हैं जहां थोड़ा फैंटेसी चीजें दिखाई जाती हैं, क्या ऐसा कुछ भी लोगों ने बताया? देखिए, कुछ तस्वीरें कुछ वक्त पहले इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई जिसमें ये दिखाया गया कि एक तिकोने जगह से एक पर्वत कटा हुआ है, उसमें से एक एलियन शिप बाहर निकलती है और आसमान में वो गुम हो जाती है। अक्सर लोगों का ये कहना है, मानना है कि यहाँ अक्सर चमकती हुई लाइटें दिखाई देती हैं। अब ये नेचुरल लाइटें हैं, ये एलियन शिप है, ये अलग अलग लोगों के मानने वालों की अलग अलग सोच हो सकती है। इंडियन आर्मी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से या चाइनीज सरकार की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से, तिब्बत की जो लोकल बॉडीज हैं उसकी तरफ से ऐसी कोई जानकारियां कभी ऑफिशियल नहीं हो पाई कि आखिर ये चीजें क्या हैं। हालांकि लोगों का ये जरूर मानना है कि ये एलियन शिप हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से, जिस पैटर्न में ये लाइटें चमकती हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को ये एहसास कराता है कि कुछ तो यहाँ पर अजीब है। जिस तरीके का वो पूरा का पूरा इलाका है, जिस तरीके से आइसोलेटेड इलाका है, तिब्बत का एक ऐसा इलाका है जहां दूर दूर तक निर्जन है, तो अगर ऐसे में ये कह दिया जाए, मान लिया जाए, जिन थ्योरीज जो हैं उन पर भरोसा कर लिया जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन अभी तक मानव के इतिहास में, जब से मानव का इतिहास लिखा गया है, ये जरूर कहा जाता है कि एलियन कभी किसी ने देखा नहीं, मगर कभी किसी ने एलियन के अस्तित्व को नकारा भी नहीं है। आप देखें छत्तीसगढ़ की गुफाओं में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शायद जो प्रागैतिहासिक मानव रहा होगा उसने कभी एलियन से संपर्क किया होगा। आप देखें पूरा का पूरा जो अमेरिका का एक बियाबान है, जो वेस्ट वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, जो नेवाडा के पास का पूरा इलाका है जहां एरिया 51 की हम बात करते हैं, उसको लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हाँ, यहाँ के आसमान में अजीबोगरीब लाइट्स देखी गई थी। हालांकि बाद में सालों बाद जब अमेरिका ने खुलासा किया तो पता चला कि यहाँ पर तो वो लोग टेस्ट किया करते थे। तो हमें नहीं पता कि
चाइनीज आर्मी वहां किसी प्रकार के कोई टेस्ट तो नहीं कर रही है, हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कि रोशनी किस चीज की है, कैसे आती है, किस चीज की। लेकिन हाँ, ये सवाल हैं, ये इनके जवाब मिलने बाकी हैं, ये थ्योरीज हैं जो फिलहाल तो थ्योरी ही हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है, जैसे हम जब भी कैलाश पर्वत की फोटो देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, तो उसमें उसके शीर्ष पर कुछ चमकदार ऐसा कुछ नजर आता है, कहा जाता है कि वो सूर्य का तेज है, चमक है। क्या वो उसी तरह का है जिस तरीके का हम तस्वीरों में देख पाते हैं, या वो जो लाइट वो शाइन करती है? हिंदू धर्म के जो मानने वाले जानकार हैं वो तो कहते हैं कि वो शिव जी हैं, जो उनके माथे पर जो जटाएं हैं, जो चंद्रमा है वो चमकता है। ये क्या कहती है कहानी? देखिए, अब यहाँ पे भी वही बात है कि जब जो तस्वीर हम अक्सर देखते हैं इंटरनेट पे, तो लगता है पूरा पहाड़ मानो गोल्ड का बना हुआ हो, सोने का बना हाँ, हुआ बिल्कुल पहाड़ वही हो। मेरा कहने का मतलब। और ये जो तस्वीर है, लोग अक्सर इसको देखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की दुकानों में लगी होती है, लोग अपने पर्स में फोटो रखते हैं। ये आखिर जो तस्वीर है, इसका रहस्य क्या है? तस्वीर का रहस्य, जब गोल्ड कहें कि जब सन जो है, सूर्य जो है, जब पूरा सीधा उसके ऊपर आता है, तो ये उस तरीके के पहाड़ की श्रृंखला नहीं है जहां बहुत सारी बर्फ हो। आप गौर करेंगे तो वहां पर बर्फ है, लेकिन बर्फ थोड़ा पतली है उस तुलना में जो थोड़ा जब आप आगे बढ़ते हैं वहां पर बर्फ थोड़ा ज्यादा है। ये उस तरीके के पहाड़ हैं जहां पर बर्फ कम है, जहां पर थोड़ा मौसम अजीब है, जहां थोड़ा चुंबकीय तरंगें ज्यादा हैं, जहां पर थोड़ा सा पहाड़ अपने कठोरतम रूप में है, जहां जब सूर्य की रोशनी शिखर पर पड़ती है तो वो इस कदर छितरा जाती है कि लगता है कि मानो जो पहाड़ है पूरा का पूरा वो गोल्ड का बना हो। ये एक इसका वैज्ञानिक पहलू है। लेकिन जब हम इसके आध्यात्मिक पहलू की बात करते हैं तो यकीनन हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि कुछ तो है, कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसकी वजह से वो पूरा पहाड़ अपने आप में उसका स्वरूप दिव्य है, उसका स्वरूप भव्य है। बिल्कुल। देखने वाली बातें बहुत सारी हो गई। कई सारे पर्वतारोही जो कि चढ़ने का प्रयास करते थे, जो कि कैलाश पर्वत पर जाने का प्रयास करते थे, उन्होंने बताया कि एक खास तरह की ध्वनि उन्हें सुनाई देती है। शायद ओम का उच्चारण होता है या कुछ इस तरीके का मंत्र जो उनके कान में गूंजता है। इसको लेकर क्या लोग कहते हैं, शोधकर्ता क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए, दो चीजें मानी जाती हैं। एक तो डमरू की ध्वनि के बारे में लोग अक्सर कहते हैं, एक माना जाता है ओमकार की ध्वनि वहां से निकलती है इस पूरे पहाड़ से। लेकिन फिर इसका जो जवाब है वो वैज्ञानिकों के पास नहीं है। हाँ, ये वो लोग अनुभव करते हैं जो वहां जाते हैं। जब उन लोगों से, कुछ ऐसे लोगों को मैंने सुना जिन्होंने इस बात को कहा कि वो वहां पर थे जिस वक्त उन्होंने इस ध्वनि को महसूस किया, उन्होंने अपने कानों से उसको सुना। लेकिन ये ध्वनि भी कई तरीके की हो सकती है। जिस तरह की चुंबकीय तरंगों के बारे में हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, ये ध्वनि कहीं उन तरंगों से तो नहीं बनी। क्या धरती की कोई ऐसी आवाज तो नहीं है जो लोगों को महसूस हुई हो और लोगों ने इसको ओम की ध्वनि मान लिया हो या डमरू की ध्वनि मान लिया हो? क्योंकि हमारी धरती से कई तरीके की आवाजें अक्सर आती रहती हैं। हमने देखा कि बहुत सारी हमारी ऐसी जगह हैं जहां से आग निकलती है, मीथेन के जलने से आग निकलती है। हम उसको भी चमत्कार के रूप में ही देखते हैं। हमारे यहाँ हमने ये तक देखा है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते और हम उसको सीधा जोड़ देते हैं ईश्वर से। आप जैसे ही इस पहलू को अलग हटाएंगे, जैसे ही हम ये समझेंगे कि ठीक है ये बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बातें हो गई, हम अध्यात्म की तरफ चलेंगे, वैसे ही हम इस बात को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, ये आवाज ओंकार की आवाज है, ये आवाज डमरू की आवाज है, ये आवाज वो डिवाइन आवाज है जिसकी तलाश ही में तो शायद मैं यहाँ आया था। इसी को सुनने के लिए तो मैं आया था और इसी शांति की खोज में मैं भगवान शिव के द्वार तक पहुंचा हूं। इसीलिए इसका आध्यात्मिक महत्व इतना ज्यादा है। अच्छा, ये मेरा भी सवाल होगा और शायद जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनका भी सवाल होगा, इतना रहस्य इस पर्वत में है क्यों? देखिए, क्योंकि कैलाश की जब जब हम बात करते हैं, जब से हम हिंदू धर्म को शुरू हुआ, सनातन जब से शुरू हुआ और जब से हम इसकी बात करते आए हैं, चर्चा करते आए हैं, तब से ये रहस्यमयी ही है। शिव शायद नहीं चाहते कि कोई मुझ तक पहुंचे, क्योंकि उनकी नेचर वैसी नहीं है। वो
आपने देखा उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं उसमें भी वो थोड़ा सा शर्मीला महसूस करते हैं। वो इतने ज़्यादा गुस्से वाले तो हैं कि जब गुस्सा आए तो तीसरी आंख खोल के पूरी दुनिया को जलाकर भस्म कर दें, लेकिन उतना ज़्यादा वो निर्मल भी हैं, उतना ज़्यादा वो भोले भी हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई मुझे देखे, कोई मुझ तक पहुँचे। और यकीनन उनके जो भक्त हैं, जो उनको अनन्य रूप से मानने वाले हैं, वो उस चीज़ को महसूस करते हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उनके होने को महसूस करते हैं, धरती की उन तरंगों को महसूस करते हैं, जो स्पेस टाइम की हम बात कर रहे थे उसको वो महसूस करते हैं। और शायद यही तमाम कारण हैं कि वो रहस्यमयी बना हुआ है। मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों को रहस्यमयी बने रहने देना चाहिए ताकि हम शिव को उसी रूप में महसूस कर पाएं। कितना सुंदर कंक्लूजन था वरुण जी का कि वो भोले हैं और इतने भोले हैं कि वो चाहते हैं कि मुझ तक कोई ना पहुंचे। कैलाश पर्वत के अपने बहुत सारे रहस्य हैं, सैकड़ों रहस्य आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे, लेकिन इतना विस्तार शायद आपको यही मिला होगा, विस्तृत जानकारी आपको यही मिली होगी। इस तरह के विषयों पर, इस तरह की जो रहस्यमयी चीजें हैं या रहस्यमयी लोग हैं, अगर आप उन पर जानकारी चाहते हैं, पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वरुण जी बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा आया कैलाश पर्वत की पूरी जानकारी आपसे लेकर, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।